Hello friends, today in this lecture I will discuss with you the concept of torque. Okay, so the today's concept is torque. टॉर्क। तो देखिए बेटा, टॉर्क को क्लियर करने से पहले जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। बेसिक्स में सबसे पहली चीज है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो देखिए बेटा, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है? देखिए बेटा, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रही है। देखिए, लेट अस सपोज इट इज अ सर्कुलर पाथ व्हिच इज टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द बॉडी, और ये बॉडी है जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रही है। तो बेटा, सर्कुलर पाथ का कोई तो सेंटर होगा। तो फ्रेंड्स, सेंटर से इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ पार्टिकल ने डिस्क्राइब किया। सर्कुलर पाथ के सेंटर से जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास होती है, और ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है ये सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल दिखाई दे रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है। और बेटा, ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन AB, ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन AB मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ के सेंटर से पास करती है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज द पॉइंट O। तो बेटा, ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन AB है, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टेक्निकली कैसे बोलेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट द पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन AB। क्लियर? सो AB इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्लियर? समझ आ गई बात? पहला बेसिक क्लियर हो गया। अब दूसरा बेसिक ध्यान से देखिए बेटा। देखिए, अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन किया था। लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या किया था? देखिए, लेट अस सपोज ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक है। अब बेटा, अगर ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो इस फोर्स की वजह से क्या होता था? हम बोलते थे कि ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अब आप सिचुएशन समझिए। लेट अस सपोज ये रिजिड सपोर्ट, और लेट अस सपोज इट इज द ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब की बारी फोर्स हम ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की अलोंग ना लगाकर, ब्लॉक यहां पर हमने फोर्स कैसे लगाया था? हमने जो फोर्स लगाया था दैट वाज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ब्लॉक। अगर हम फोर्स यहां पर इस तरीके से लगाएं, अगर बेटा हम फोर्स लगाएं इस ब्लॉक के टॉप फेस के ऊपर, तो क्या होगा? अब देखिए, जैसे कि स्विंस, लेट अस सपोज से ये कोई ब्लॉक है जो कि सरफेस के ऊपर है। क्लियर? अब अगर इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स यहां पर इस फेस पर लगाया जाए, तो क्या होगा? ये घूमेगा। ये घूमेगा। कैसे घूमेगा? अबाउट अ पॉइंट विच इज फिक्स्ड, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सरफेस। तो स्विंस, अब क्या होगा? यहां से इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऐसे टर्न लेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जब ब्लॉक ऐसे टर्न लेगा, तो ब्लॉक जो घूमेगा वो इस वाले पॉइंट के अबाउट घूमेगा। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू से कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट O से पास हो रही है। समझ आ गई बात? तो देखिए, पहले लॉज ऑफ मोशन में क्या दिया था? पहले लॉज ऑफ मोशन में जब हमने फोर्स लगाया था, तो फोर्स की वजह से बोला था कि बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ है। अब की बारी उसी ब्लॉक के ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स हमने सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं लगाया है, हमने फोर्स टॉप फेस के पैरेलल लगाया है। इस तरीके से लगाया है कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट करने की बजाय टर्न करे। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हमारी फोर्स की वजह से ब्लॉक के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। समझ आ गई बात? तो फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर? जैसे कोई भी बॉडी है, देखिए, समझिए। जैसे बेटा, लेट अस सपोज से ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर ये कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है, और यहां पर मान लेते हैं कोई एक नेल फिक्स्ड है। अब अगर ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, तो क्या होगा कि एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगा और ये ब्लॉक इस तरीके से टर्न करेगा। समझ आ गई बात?
तो बेटा फोर्स की वजह से ब्लॉक के अंदर टर्निंग प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो टर्निंग प्रोड्यूस हो रही है इसको कहते हैं टॉर्क। पल्ले पड़ गई बात। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता है ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कोई भी फोर्स बॉडी पे लगे तो बॉडी को किस डिग्री तक या कितना टर्न कर पाती है उसको टॉर्क कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, पहला एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और दूसरा टॉर्क क्या होता है अभी के लिए। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है टॉर्क के कॉन्सेप्ट में कि स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन जो बॉडी पे लग रहा है वो क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स उस फोर्स की डायरेक्शन से बॉडी पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया? एक्सेस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से पास होती है। ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो जब भी टॉर्क निकाला जाएगा या एंगुलर मोमेंटम निकाला जाएगा ये हमेशा अबाउट द पॉइंट निकाला जाएगा। जब बोला कि यार वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि पॉइंट ओ से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, मतलब बॉडी का जो टर्निंग हो रहा है वो अबाउट द पॉइंट ओ हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट of force produced in the body. Okay, torque is the turning effect of the force produced in the body. Now let us suppose, देखिए, let us suppose से since ये कोई कार्टेशियन फ्रेम है, the point O is the origin, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, लेट अस सपोज से इट इज द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल एंड वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब ध्यान से देखिए, पार्टिकल के ऊपर लेट अस सपोज से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेटा इस फोर्स ने पार्टिकल पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया अबाउट द पॉइंट ओ, उसे कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर की जो बात है, द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स वेक्टर एफ अबाउट द पॉइंट ओ। बेटा टॉर्क का सिंबल है ये, इसको बोलते हैं टॉ, इस सिंबल को बोलते हैं टॉ, और ये क्या होता है? इट इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क ड्यू टू द फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड द फोर्स वेक्टर व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी और द पार्टिकल। बात समझ आ गई? ओके, अब ध्यान से देखिए तीसरे नंबर पे, अब सिर्फ अब आपको वो वाला पॉइंट दूंगा जिससे टॉर्क आप कैलकुलेट करना इजीली टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो क्लियर हो जाएगा। टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट का बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अब देखिए बेटा पार्टिकल के ऊपर फोर्स F लग रहा है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है। जब आपने कभी भी टॉर्क कैलकुलेट करना है पार्टिकल पर किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट द पॉइंट O, अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट द पॉइंट O तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, फोर्स का डायरेक्शन मार्क करना है आपने। तो बेटा जब आप फोर्स का डायरेक्शन मार्क करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोर्स का डायरेक्शन मार्क किया है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट O से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जैसे हमें पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट O से डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर
डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर आ गया, लेट अस सपोज से ON is the perpendicular. ON is the perpendicular on the direction of the force. Okay? So we can say, चलिए पहले एक चीज और देख लीजिए। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट अभी रोकता हूं मैं। देखिए, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज से phi is the angle, phi is the angle, phi is the angle between the direction of vector f and vector r. ध्यान से देखिए, साइड पे देखिए। Let us suppose say it was the direction of vector r and it was the direction of vector f. तो वेक्टर r और वेक्टर f की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है, let us suppose say phi. तो since we can say in magnitude torque is written as r multiplied with f multiplied with sin of phi. समझ आ गई बात? r multiplied with f multiplied with sin of phi. अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल phi है तो we can say कि ये वाला एंगल phi है। ओके, और पॉइंट O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो सिंस न्यूमेरिकल्स में या जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो, अब जो पॉइंट देने जा रहा हूं हमेशा वो यूज होता है। तीसरे नंबर पे, द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट the point O is the product of the magnitude of force and perpendicular distance from the point O and from the point O on the direction of force, on the direction of force. तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, ध्यान से देखिए, r sin phi को रिड्यूस करेंगे तब मिलेगा the tau is equals to ON perpendicular distance multiplied with the magnitude of force. Torque ON perpendicular distance, ओके, F magnitude of force. पहले आप एक काम करें, इसको कॉपी करें, फिर ये कैसे मिला, कहां से मिला, 1 मिनट में बताता हूं। यस सर, अब बड़े ध्यान से देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिए, देखिए पार्टिकल था यहां पर, पोजीशन वेक्टर वेक्टर r, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो पॉइंट O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ मार्क फोर्स। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये आपने खुद मार्क करना होता है, ठीक है। तो सिंस ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल phi है तो ये वाला एंगल phi हो गया, ओके। Now in this right angle triangle ONA, let us suppose से पार्टिकल की पोजीशन को A बोलते हैं। In the right triangle ONA, पहले बात करें साइन ऑफ phi की, साइन ऑफ phi it will be equals to perpendicular ON divided by the hypotenuse OA, साइन ऑफ phi it is ON divided by R, OA का जो वैल्यू है it is R,
So this ON is written as R sin phi. Okay, ON is written as R sin phi. अब ध्यान से देखिए, R sin phi आपको दिखाई दे रहा है, इस R sin phi की जगह पे हमने ON लगाया था, तो this implies that this tau is written as ON multiplied with F. ON multiplied with F. ओके, तो ये टॉक आपने इसको हमेशा यूज करना है, ये कैलकुलेशन में यूज होता है, इसी से कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल्स में भी इससे रिजल्ट्स आते हैं, रीजनिंग भी सब कुछ यहीं से हो जाता है. ओके, अब कुछ की पॉइंट्स देखिए. अब कुछ की पॉइंट्स देखिए सर, इसी को दोबारा रिड्यूस करें. द स्टॉक टॉ इज रिटन एज R मल्टीप्लाइड विद F मल्टीप्लाइड विद phi. तो यहां पे phi क्या है? phi एंगल है बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F. phi इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F. केसेस देखिए. केस फर्स्ट, लेट अस सपोज दैट phi इज इक्वल टू 0 डिग्री. बेटा अगर ये phi 0 हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ये phi 0 हो जाए तो क्या हुआ? अगर phi 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको वेक्टर R नजर आ रहा था, वेक्टर R आपको ये नजर आ रहा था, और बेटा वेक्टर F आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. वेक्टर R और वेक्टर F दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा. अब बेटा अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सिंस वेक्टर R और वेक्टर F, वेक्टर R और वेक्टर F सेम स्टेट लाइन के अलोंग अलाइन हो गए. अब वेक्टर R और वेक्टर F अगर दोनों सेम स्टेट लाइन के अलोंग अलाइन हो गए तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा. यस और नो? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रिड्यूस करके 0 हो जाएगा. मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? ये देखिए, phi 0 होने का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट O था. लेट अस सपोज से ये वेक्टर R हो गया, ये पार्टिकल है, तो बेटा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये हो गया. phi 0 होने का मतलब ये हो गया कि वेक्टर R और वेक्टर F सेम डायरेक्शन में हो गए. अब ध्यान से देखिए, इस वाले फिगर को इस वाले फिगर से कंपेयर करिए. दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रिड्यूस होकर के 0 हो गया. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा तो टॉप कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस होकर के 0 हो गया, फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. ऑल्टरनेटिवली वी कैन से कि अगर आप sin phi की बात करें तो sin phi हो जाएगा sin 0 और ये मिलेगा 0. phi 0 तो sin phi 0. sin phi का वैल्यू यहां पे लगाएंगे तो टॉप मिलेगा 0. क्लियर हो गई बात? तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बेटा जो अप्लाइड फोर्स है वो बॉडी को टर्न नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ बॉडी को एक्सेलरेट करेगी. पल्ले पड़ गई बात? इसीलिए जब मैंने आपको टॉप का टॉपिक स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तब आपको बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा. फोर्स कैसे लगा ये इंपॉर्टेंट होगा. क्लियर? अब इसके बाद सेकंड केस देखते हैं. ये केस फर्स्ट होप सो क्लियर हो गया. अब केस सेकंड, एक काम करें, कॉपी कर ले पहले एक बारी. यस सर. अब ध्यान से देखिए, केस सेकंड देखिए. केस सेकंड को समझिए. सपोज दैट phi इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अगर ये phi 90 हो जाए, अगर ये phi 90 हो जाए, देखिए phi 90 होएगा कब होगा? जब वेक्टर F और वेक्टर R म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. देखिए फिगर दोबारा देखिए. ये वेक्टर R, यहां पर पार्टिकल. बेटा फोर्स का जो डायरेक्शन है हमने कुछ ऐसे मार्क किया, तो ये वेक्टर F हो गया. अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F इट इज इक्वल टू 90.
अब अगर ये एंगल 90 हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया। क्लियर? पॉइंट ओ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर निकल के आएगा, इट विल बी इक्वल टू ओ ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो टॉक कितना हो जाएगा? टॉक हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाइड विद एफ। अब यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा टॉक के वैल्यू यहां पर इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा आर इंटू एफ। समझ आ गई बात? ओके, ठीक है। तो अब की बारी स्टूडेंट्स, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, इसलिए टॉक मैक्सिमम है। याद रखें, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉक होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉक होता है। क्लियर? अब तीसरे नंबर पे एक बार दोबारा देख लें, इसको कॉपी कर लें। अब तीसरे नंबर पे केस थर्ड, सपोज फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर फाई 180 हो जाए, देखिए फिगर देखिए पहले, फाई 180 हो जाए फाई 180 कब होगा? फाई अगर 180 है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेक्टर एफ इज 180। इसके लिए वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब स्ट्रेस अगर फाई 180 होता है तो आप फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन को ध्यान से देखिए। जब आप फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन को मार्क करेंगे तो फोर्स वेक्टर पॉइंट ओ से पास होता हुआ दिखाई देगा। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बेटा ये फोर्स वेक्टर एफ अगर इस डायरेक्शन में होता तो ये पॉइंट ओ से पास होता, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस होकर के जीरो हो जाता, जिसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाता। तो अगर फाई 180 डिग्री है तो साइन ऑफ 180 डिग्री इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एंड इन दिस केस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टॉर्क इज अगेन इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई? तो टॉर्क हमेशा फोर्स की वजह से जीरो तब होता है जब फोर्स का डायरेक्शन पॉइंट ओ से पास करे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर पॉइंट ओ से पास कर रहा है तो फोर्स टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ हमेशा जीरो होगा। क्लियर हो गई बात? अगर बेटा फोर्स का डायरेक्शन पॉइंट ओ से पास नहीं हो रहा है, कहीं और से पास हो रहा है, तो पॉइंट ओ से आप फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। तो ये जो मार्क्ड परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा टॉर्क। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए, बात करते हैं नेचर ऑफ द टॉर्क की। यस फ्रेंड्स, ये फिगर एक बार आप पहले कॉपी कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब चौथा पॉइंट हो गया नेचर ऑफ टॉर्क। बेटा टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ये वेक्टर होता है। टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, और बेटा जो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क is न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क में जो आपके हमेशा काम आएगा। बेटा देखिए, कोई भी ऐसा पार्टिकल हो, पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो, कोई भी पार्टिकल हो, पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही है,
तो बेटा नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं, नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं, बात समझ आ गई? ओके, तो आप पहले इसको कॉपी कर ले एक बारी। Torque on the body under the influence of forces say vector F1 and vector F2। मान लेते हैं बेटा पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, वेक्टर F1 और वेक्टर F2। अब बेटा दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क होगा उसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ आ गई बात? अब बेटा नेट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक बीच की बात आएगी, मैं एडवांस में बता रहा हूं। देखिए फोर्स F1 का टॉर्क डेफिनेटली कुछ तो होगा, फोर्स F2 का टॉर्क डेफिनेटली कुछ तो होगा। अब बेटा फोर्स का जो टॉर्क होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट ये रहेगा दो चीजों में काम करना है। सबसे पहले तो पॉजिटिव टॉर्क कब होता है और नेगेटिव टॉर्क कब होता है इसको क्लियर करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क। और दूसरे नंबर पे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क। ओके क्लियर? अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज इट इज अ पॉइंट से O, हम एक कार्टेशियन फ्रेम की बात कर रहे हैं और जो कार्टेशियन फ्रेम है इट इज से XOY, the system of the positive x-axis and the y-axis. The point O is the origin और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट O से पास हो रही है। एक्सेस ऑफ रोटेशन is passing through the point O and is perpendicular to the plane of whiteboard। तो बेटा एक्सेस रोटेशन कैसे है, एक्सेस रोटेशन इस मार्कर से रिप्रेजेंटेड है। एक्सेस रोटेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O और फ्रॉम द पॉइंट O एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। समझ आ गई बात? एक्सेस रोटेशन व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर के प्लेन है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट अस सपोज इट इज अ पार्टिकल और पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, से वेक्टर F1 लग रहा है और वेक्टर F2 लग रहा है। अब बेटा ये जो फोर्सेस लग रही हैं मान लेते हैं कि वेक्टर F1 is directed along positive y-axis and vector F2 is directed along positive x-axis. Vector F1 is along positive y-axis और वेक्टर F2 is along positive x-axis। समझ आ गई बात? अब देखिए पार्टिकल क्योंकि XY फ्रेम में है तो पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कुछ तो होंगे। तो बेटा लेट अस सपोज दैट x, y दे आर द कोऑर्डिनेट्स, x, y दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्टिकल। और जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हमने बोल दिया A। तो इसका मतलब पार्टिकल पॉइंट A पर लोकेटेड है और पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x, y। अब ध्यान से देखिए, तो बेटा फोर्स F1 का टॉर्क जब हमें पॉइंट O पर निकालना है, से τ1 is the torque due to force vector F1 about the
पॉइंट ओ, और पहले F1 की बात करेंगे। फोर्स F1 की वजह से पॉइंट O के अबाउट पार्टिकल पर कितना टॉर्क लगता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें फोर्स का डायरेक्शन मार्क करना होगा। ध्यान से देखिए, आपको फोर्स का डायरेक्शन अलॉन्ग द पॉजिटिव y एक्सिस दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर F1 को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वेक्टर F1 कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फोर्स का डायरेक्शन हमने मार्क कर लिया, पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो पॉइंट O से जो परपेंडिकुलर हो गया वो आपको ये OB दिखाई देगा। OB इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स वेक्टर F1। ओके, अब अगर x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फ्रेंड्स ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल्स टू x। यस और नो, समझ आ गई ये बात। अब ध्यान से देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया F1। सो x F1 is the torque on the particle due to the force vector F1 about the point O। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बेटा ये जो टॉर्क है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप ऐसा करें स्टूडेंट्स, पहले इस वाली अजम्पशन को एक बार कॉपी कर लें, फिर मैं दोबारा कर रहा हूं। यस फ्रेंड्स, ये समान कॉपी हो गया। अब इसको कॉपी करने के बाद दोबारा देखिए, ये देखिए पॉइंट O दिखाई दे रहा है, वही वाला फिगर है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, पार्टिकल है, पार्टिकल पर फोर्स वेक्टर आपको वेक्टर F1 नजर आ रहा है। डायरेक्शन मैंने ऐसे मार्क की है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ऐसे मार्क किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ऐसे मार्क किया है। आप इसको बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ऐसे मार्क किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB हुआ करता था। क्लियर? तो फोर्स वेक्टर F1 का डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, फोर्स वेक्टर F1 का डायरेक्शन नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का डायरेक्शन अभी मैंने मार्क कर दिया है, डायरेक्शन। ये पॉजिटिव टॉर्क नेगेटिव टॉर्क को समझने के लिए मैं यहां पे डिस्टेंस का डायरेक्शन बोल रहा हूं। क्लियर? तो जो डिस्टेंस का डायरेक्शन है उसे हमने किया आगे प्रोड्यूस, हमेशा ऐसे करना है, जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस करें। क्लियर? अब देखिए, ये डिस्टेंस का डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो दोनों के बीच में आपको एंगल नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्शन को टुवर्ड्स द फोर्स रोटेट करना है, डायरेक्शन, डिस्टेंस की डायरेक्शन वेक्टर को फोर्स की तरफ रोटेट करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, घुमा हम ऐसे भी सकते थे, घुमा हम ऐसे भी सकते हैं, हमेशा स्मॉलर एंगल से घुमाइए। तो जब आप स्मॉलर एंगल से घुमाएंगे तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बेटा अगर डिस्टेंस वेक्टर को रोटेट करते टाइम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, क्या करना है, क्या करना है, रोटेट करना है, रोटेट द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर को टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर। अब अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आए, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होगा, टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आ गई बात? क्लियर? दोबारा देखिए, वेक्टर F1 दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
डिस्टेंस का डायरेक्शन वेक्टर मार्क करिए, आगे प्रोड्यूस कर दें, सिंपल सी बात होगी, डिस्टेंस को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दें। तो जब आप आगे प्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में स्मॉल एंगल दिखाई देगा। डिस्टेंस वेक्टर को रोटेट करें टुवर्ड्स द फोर्स। रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज आए तो बोलना है कि टॉर्क पॉजिटिव है। समझ आ गई बात? तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर टॉ1 इज द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स वेक्टर F1 अबाउट द पॉइंट से O, तो टॉर्क टॉ1। अब रोटेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया है इसलिए टॉर्क पॉजिटिव है, तो वी आर गोइंग टू से इट विल बी इक्वल टू, आपको समझाने के लिए पॉजिटिव साइन मार्क कर रहा हूं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव x मल्टीप्लाइड विद F1। समझ आ गई बात? तो फोर्स F1 का टॉर्क अबाउट द पॉइंट O, समझ आ गया? क्लियर? अब दोबारा देखिए, पहले इसे कॉपी करें। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब टॉर्क निकालेंगे ड्यू टू द फोर्स वेक्टर F2। मान लेते हैं टॉ2 बी द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स वेक्टर F2 अबाउट द पॉइंट O। ओके, अब देखिए, तो फोर्स F2 का अगर टॉर्क डिफाइन करना है तो पहले फोर्स का डायरेक्शन मार्क करना होगा। फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये डॉटेड स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये हमने फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर दिया। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से मार्क करें कि पॉइंट O से उस मार्क्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सके। अब देखिए, पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। इस वाले पॉइंट को मैंने C बोल दिया, तो बेटा ये जो आपको डिस्टेंस OC दिखाई दे रहा है, अगर XY कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये Y हो जाएगा। क्लियर? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट विल बी द टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स F2 अबाउट द पॉइंट O इन मैग्नीट्यूड, इट विल बी Y परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद F2। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बेटा ये टॉर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हमने फोर्स F2 इधर मार्क किया, ये फोर्स F2 आपको मार्क्ड दिखाई दे रहा है। फोर्स F2 हॉरिजॉन्टली मार्क्ड है, और ये जो डिस्टेंस Y आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस Y आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है। क्लियर? हमने डिस्टेंस को मार्क किया। अब देखिए, डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन नजर आ रहा है, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन नजर आ रहा है। रोटेट करना है डिस्टेंस वेक्टर को, रोटेट करना है डिस्टेंस वेक्टर को टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर। रोटेट द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर। अब जब रोटेट करेंगे तो फ्रेंड्स, ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, इसलिए जो टॉर्क है वो नेगेटिव होगा। तो टॉर्क टॉ2 कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Y मल्टीप्लाइड विद F2। बात समझ आई? अब अगर बोले कि फ्रेंड्स पार्टिकल के ऊपर नेट टॉर्क कितना है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स F1 का टॉर्क प्लस फोर्स F2 का टॉर्क। ठीक है, पॉजिटिव था नेगेटिव था वो समझ आ गया। से टॉ बी द net torque on the particle. So this net torque tau, it will be equals to tau1 plus tau2. Net torque it will be tau1 plus tau2. tau1 हमने कैलकुलेट कर लिया था। So this tau is written as x multiplied with F1 minus y multiplied with F2. बात समझ आ गई? नेट टॉर्क tau1 प्लस tau2, जितनी भी फोर्सेस हो हर एक का टॉर्क पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेना, उसके बाद ऐड कर लेना, ये नेट टॉर्क हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहां पर हम इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम इसी अप्रोच के साथ करेंगे, सेम अप्रोच के साथ। ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच। बात समझ आ गई? ओके, आपकी बुक के अंदर एक बिना मतलब की डेरिवेशन दी हुई है, ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है, तो स्टूडेंट्स उसका न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, उससे नहीं पता लगता क्या है। आज जो मैंने आपको टॉपिक दिया है, जो डिस्कशन मैंने आपको दिया है, इससे टॉक एक नंबर का क्लियर हो जाएगा आपको, और बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ हम एंगुलर मोमेंटम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इसको कॉपी कर लें।
गॉट इट? तो नेट टॉर्क x F1 minus y F2. So friends, this is all for today. In the next lecture, I will start up with the concept of angular momentum.